हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर मिसिस एलएलबी के ऊपर। आप देख रहे हैं सेक्शन 6 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। हम पहले सेक्शन 6 के जो क्लॉज 1 to 3 हैं वो कर चुके हैं। अब करने वाले हैं क्लॉज 4। तो क्लॉज 4 क्या कहता है? आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, नो कोर्ट शैल रिकॉग्नाइज एनी राइट टू प्रोसीड अगेंस्ट द सन, ग्रैंडसन और grandson for recovery of any debt due from his father, grandfather or great grandfather solely on the ground of pious obligation under the Hindu law of such son, grandson or great grandson to discharge any such debt, provided that in the case of any debt contracted before the commencement of the Hindu Succession Amendment Act 2005, nothing contained in this subsection shall affect। तो बिल्कुल इजी है, समझ आ गया होगा आपको। वैसे तो एक्सप्लेन कर देते हैं इसको। जो अमेंडमेंट है 2005 में जो हुई है हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर, उससे पहले क्या होता था कि बाप दादों का जो कर्ज होता था वो कौन उतारता था? सन और ग्रैंडसन कहते थे। जो फादर ने कर्जा लिया होता था तो उसको वो चुकाते थे। पुराने ज़माने में अपने फादर की डेथ के बाद उसका कर्जा उतारना होता था। जो फादर का कर्जा होता था तो फादर की लायबिलिटी तो थी, फादर के बाद जो है सन की, ग्रैंडसन की और ग्रेट ग्रैंडसन तक की लायबिलिटी क्रिएट करती थी। ये तीनों लायबल थे उसके लिए। तीनों में से कोई भी हुआ, अपने पिता, दादा, परदादा के लोन चुकाने की ड्यूटी थी। लेकिन 2005 के अंदर जो है वो क्या हुआ, अमेंडमेंट हुई। तो अब क्या हुआ इसके अंदर? आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ 2005, नो कोर्ट शैल रिकॉग्नाइज एनी प्रोसीड अगेंस्ट द सन, ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन फॉर रिकवरी ऑफ एनी डेब्ट ड्यू फ्रॉम हिज फादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर कि जो भी उसके पिता, दादा, परदादा का जो भी ड्यूज़ हैं तो उसकी रिकवरी जो है इनसे नहीं करी जाएगी, सन और ग्रेट सन और ग्रेट ग्रैंडसन से। क्लॉज 4 ने ये रूल बना दिया, अगर 2005 के बाद किसी के पिता, दादा, परदादा ने कोई कर्जा लिया है तो उसका बेटा कर्जा नहीं चुकाएगा। हाँ, अगर प्रॉपर्टी है लेकिन फादर की तो वो सेल कर दो, क्योंकि जो फादर की प्रॉपर्टी है तो फादर की प्रॉपर्टी से तो रिकवर कर सकते हैं ना। लेकिन जो बेटा है उसे पर्सनली तौर के ऊपर लाइबल नहीं ठहरा सकते। इस तरह के केस 2005 से पहले फाइल हो जाते थे कि आपके फादर ने कर्जा लिया था उसे आप वापस दो, लेकिन 2005 के बाद इस तरह के केस फाइल नहीं होते। लेकिन अगर किसी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कोई लोन लिया है तो उस प्रॉपर्टी से रिकवरी की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि प्रॉपर्टी मतलब शो करके वहाँ पे और लोन ले लिया आपके फादर ने, किसी के फादर ने, ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी से तो रिकवर किया जा सकता है, लेकिन पर्सनली तौर पे लाइबल नहीं कराया जा सकता उसके सन को। लेकिन 2005 से पहले अगर किसी बेटे ने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर दिया कि भी वो जो फादर का लोन है उसको वो चुकाएगा, तो वो जो है वैलिड है, उसे चुकाना पड़ेगा। लेकिन 2005 के बाद कोई भी लायबिलिटी नहीं है, जीरो हो गई है वो। आपको पर्सनल प्रॉपर्टी बेचने की ज़रूरत नहीं है। जो बायोलॉजिकल सन है वो भी लायबल नहीं है इसके लिए। नहीं, पहले तो ऐसा होता था ना कि बाप दादों की, जो परदादों की जो लोन लिए होते थे उनका कर्जा चुकाने के चक्कर में जो प्रॉपर्टी होती थी सभी वो सेल हो जाती थी, जो बेटा और बेटे का बेटा था आगे उनकी। क्लॉज 4 के एक अंदर क्या बताया गया कि जो क्रेडिटर है वो 2005 से पहले जब अमेंडमेंट नहीं हुई थी तब वो केस फाइल कर सकता था सन, ग्रैंडसन और ग्रेट ग्रैंडसन के खिलाफ। उनसे मतलब वो उनके बाप दादा का जो लोन लिया होता था उसके पैसे लेने के लिए। और जो उसका बी है वो ये कहता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी गई थी 2005 से पहले तो वो वैलिड होगा। जो 2005 की अमेंडमेंट है, जो एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग जो सन है और ग्रैंडसन है और ग्रेट ग्रैंडसन है वो 2005 से अगर पहले भी पैदा हुए तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड होंगे। क्लॉज 5 के अंदर बताया गया कि 20 दिसंबर 2004 से पहले अगर कोई पार्टीशन हो गया है तो उसके ऊपर ये सेक्शन जो है वो अप्लाई नहीं होगा। तो उस पार्टीशन को जो है जो डॉटर है वो चैलेंज नहीं कर सकती, वो वैलिड होगा, लीगल होगा। पार्टीशन क्या है, और आपने पार्टीशन डीड बना दी, उसको आपने रजिस्टर करवा लिया, वो पार्टीशन वैलिड है। या कोर्ट ने डिग्री कर दिया, डिग्री के अकॉर्डिंग पार्टीशन हो गया, तो अलग से पार्टीशन कराने की ज़रूरत नहीं होती। तो इस तरह का जो पार्टीशन है अगर अमेंडमेंट से पहले हुआ है तो वो वैलिड है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर।